हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। हम लोग शुरुआत करते हैं आज इंग्लिश का मॉक टेस्ट पेपर नंबर 4। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 3 मॉक टेस्ट पेपर को करा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देखिए। इससे पहले कि हम अपनी क्लास की शुरुआत करें, आप सभी को एस के श्रवण सर का नमस्कार, नमस्ते और प्रेम से बोल दीजिए जय श्री श्याम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। बहुत अच्छा पेपर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। एक एक कंटेंट को बहुत अच्छे लेवल से हम लोग समझते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का आपको क्या बताना है बेटा? एक्टिव से पैसिव फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, लिखा हुआ है रेस्क्यू द फ्लड विक्टिम्स। ये आपका क्वेश्चन है। बताइए ये कितने देर का क्वेश्चन है? जब भी आप एक्टिव से पैसिव के क्वेश्चंस करें तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि उसका वर्ब कैसा है। तो आपका यहाँ पे वर्ब दिख रहा है आपको, रेस्क्यू। रेस्क्यू ये जो लिखा गया है बेटा, ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। यानी अगर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो जब हम इसे एक्टिव से पैसिव फॉर्म में ले जाएंगे तो हम लिखते हैं वॉज और वर, और साथ में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? द फ्लड विक्टिम्स। आप देखिए द फ्लड विक्टिम्स, फ्लड विक्टिम्स के साथ क्या आएगा बताओ? आर आएगा? सर बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये भी गलत है। क्या आएगा सर? वर आएगा। ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपका क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। क्या सीखा हमने? जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा पहला टारगेट होता है उसके मेन वर्ब को चेक कर लीजिए। तो मेन वर्ब यहाँ कौन है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अगर वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हम उसे किस में बदलेंगे? वाज और वर में बदलेंगे। वाज वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट कमेंट में आप लोग लिखकर बता दीजिएगा क्या मेरी आवाज आप तक अच्छे से जा रही है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए पढ़िए क्वेश्चंस। मैं आपको पढ़ के बताता हूं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आप लोग मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? इडियम पूछ रहा है। किस चीज का इडियम पूछ रहा है? यहाँ पर ये जो लाइन अंडरलाइन किया गया है इसका इडियम पूछ रहा है आप पे। कह रहा है कि ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल and rising living cost, the family began to experience financial pressure. क्या प्रेशर? एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्रेशर, स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट ईच मंथ। कह रहा है कि इसमें से कौन सा इडियम्स आपका बिल्कुल सही होगा? विच इडियम्स इज करेक्ट? ये जो लाइन लिखा गया है एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्रेशर यानी आर्थिक दबाव महसूस करना, आर्थिक दबाव महसूस करने का इडियम्स इनमें से कौन सा सही होगा? कमेंट में लिखकर आप लोग जरूर बताइएगा फटाफट कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे पहला लिखा है बेटा टेपर ऑफ। टेपर ऑफ का मतलब होता है कोई चीज कम होना, टू रिड्यूस। टेपर ऑफ का मतलब होता है कम होना यानी रिड्यूस। आगे लिखा है कीप लिक्विडिटी टाइट। आगे लिखा हुआ है फिल द स्क्वीज। फिल द स्क्वीज का मतलब होता है आर्थिक तनाव को कम करना यानी महसूस करना, सॉरी, आर्थिक तनाव के दबाव में आना यानी फील द स्क्वीज का मतलब होता है एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्रेशर।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो सी ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग कमेंट में लिखकर बताते रहिए कि इसका आंसर क्या होगा। जो भी क्वेश्चंस आगे आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपसे, लिख रहा है क्वेश्चंस के अंदर, आपको बताना है इस क्वेश्चन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताना है आपको। क्या बताना है बेटा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट से क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू वर्क टू द मार्केट टू चेक विच शॉप्स आर ओपन। सेड अनंत, अनंत ने कहा कि आई एम गोइंग टू वर्क टू द मार्केट, मतलब मैं मार्केट जा रहा हूं, क्या चेक करने के लिए कि कौन सा दुकान खुला है, ऐसा पूछ रहा है। इनमें से बता रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये पूछ रहा है इसमें। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही लिखा गया है। चलिए, इसमें एक ऑप्शन नीचे है आपका शायद, यस। अब जाके आपका आंसर आ गया यहाँ पे। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही लिखा गया है, ए है, बी है, सी है या डी है। चेक करके बताइए फटाफट कौन सा आंसर है आपका सही इसमें। बताएंगे फटाफट सभी लोग, सभी लोग फटाफट बताएंगे कौन सा इसमें सही दिया गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या लिखा है बेटा, अनंत सेड, यानी ये जो सेड है बेटा ये क्या है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, सर पास्ट है। अगर ये पास्ट है तो आप हमें बताइए कि जो टेंस आएगा वो पास्ट में ही जाएगा, यानी ये जो एम गोइंग है ये वॉज गोइंग में चेंज हो जाएगा। आई जो है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ कौन है, अनंत। अनंत क्या है, ही। तो इसका आंसर क्या होगा, ही वॉज गोइंग। अब आप खुद देखिए यहाँ पे ए में क्या लिखा है, ही इज गोइंग, ये गलत लिखा गया है। अनंत सेड दैट ही विल बी गोइंग, ये भी गलत है। यहाँ पे लिखा है ही वेंट, सर ये गलत है। यहाँ पे है भैया अनंत सेड दैट ही वॉज गोइंग टू वर्क टू द मार्केट टू चेक विच शॉप्स वर ओपन। तो आपका ही वॉज गोइंग जो है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो ये 3 क्वेश्चंस किए हैं ये बिल्कुल आसान क्वेश्चंस थे। पहला मैं आपसे एक्टिव पैसिव पूछा था, दूसरे में आपसे इडियम्स फ्रेजेस के क्वेश्चन थे, और तीसरा में आपसे नरेशन के क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, ये आपका जो क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है, फिर से एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आ गया। तो बताइए, जब भी एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, आप सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे, मेन वर्ब को टारगेट करना है। और उससे पहले ये भी देखना है कि जो सेंटेंस दिया गया है वो एक्टिव में है या फिर वो पैसिव में है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट। चलिए, अभी तक आंसर नहीं आया इसका। चलिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है कि 15 चिल्ड्रेन, बहुत बढ़िया। आगे क्या है बेटा, वर, वर के बाद क्या है, रेस्क्यू। एक चीज नोट कर लीजिएगा, ये जो वर है ना ये है कौन, तो भाई ये है टू बी। टू बी वर्ब कहा जाता है इसको, टू बी वर्ब है ये। अच्छा, ये टू बी वर्ब के बाद ये रेस्क्यू क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब बी वर्ब के बाद वर्ब का तीसरा रूप आ जाए, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वो जो सेंटेंस है ना वो किस में चला जाएगा, वो पैसिव वॉइस में चला जाएगा। यानी ये सेंटेंस किस में पूछा गया है, पैसिव वॉइस में। अगर ये पैसिव वॉइस में है तो आपको क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। तो बहुत अच्छी बात है, इसने क्या लिखा हुआ है, देखिए वर रेस्क्यूड लिखा हुआ है, यानी वर, और ये लिखा हुआ है आपका रेस्क्यूड। ठीक है, ऐसे लिखा है ना। तो अब आपको क्या करना है, यानी आपको यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज कर लेना है। जैसे रेस्क्यूड लिख देंगे यहाँ पे, तो ये रेस्क्यूड वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का अगर हमें पैसिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं। अब इसने ये दे दिया और आपसे ये पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है। आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे हैव दिया है, भाई हैव कहीं से नहीं होने वाला है। यहाँ पे वर रेस्क्यू दे दिया है, जो दिया है वही दे दिया है, ये गलत है। और यहाँ पे दिया है 15 चिल्ड्रेन, उसके बाद लिखा है रेस्क्यूड, चलो ये थोड़ा सा सही दिया है। और यहाँ पे 15 चिल्ड्रेन, तो देखिए 15 चिल्ड्रेन है तो 15 चिल्ड्रेन तो नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा, तो पुलिस होगा, बाय द पुलिस। तो बाय द पुलिस यानी द पुलिस को पहले लिखना पड़ेगा, यानी ये द पुलिस यहाँ पे पहले आ जाएगा, इसके बाद ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चेक करते चलिएगा, प्लीज चेक करते चलिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखो मेरे भाई, बहुत आप लोगों को एक शानदार सा ट्रिक्स आपको बता देते हैं, हमेशा के लिए याद रखिएगा आप लोग, जब भी एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस आए तो ये चीजें याद रखिए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और येस दे रखा है, तो इसका जो पैसिव फॉर्म बनेगा वो बनेगा बेटा इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर सेकेंड फॉर्म दे रखा है तो क्या बनेगा, वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर क्वेश्चंस में बेटा अगर आपका दिया हुआ है V1 प्लस ING फॉर्म दे रखा है, तो इसका आंसर आपका बनता है बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बनता है, ठीक है। अगर कोई मॉडल दे रखा है, मॉडल का मतलब कैन कुड ये दे रखा है, तो इसके साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी अगर ये एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव वॉइस, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये पैसिव फॉर्म हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, अगर ये आपको याद रहता है तो आप किसी भी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से टेकल कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया, हम इसी के बेस पे हमने क्वेश्चंस को आपको कराया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए क्या पूछा है ये, चलिए फिर से पैसिव पूछ दिया आपसे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं इसका राइट आंसर, राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव, पैसिव बनाना है किसका भाई, कह रहा है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू लर्न एट स्कूल, कह रहा है हाउ मेनी लैंग्वेजेस, तो कैसे बनाएंगे इसको। देखिए किससे स्टार्ट है, WH वर्ड से, क्या लिखेंगे हाउ मेनी, आगे क्या लिखेंगे लैंग्वेजेस, यहाँ तक दिया है हाउ मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है, यहाँ तक दे रखा है। आगे क्या लिखा है डू यू, डू है, डू का मतलब क्या होता है बेटा इज एम आर होता है, ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में दे रखा है इसको, डू यू लर्न। तो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर, आर के बाद हम क्या लिखेंगे, आर के बाद क्या आएगा बताइए, आर के बाद क्या आएगा यहाँ पे, आर के बाद हम लिखेंगे लर्न, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे किसके द्वारा, बाय यू, बाय यू, यहाँ पर क्या लिखेंगे एट स्कूल। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस के जो ऑप्शन सेट किए गए हैं, पहला लैंग्वेजेस आर लर्न बाय हाउ मेनी एट स्कूल, सो दिस इज रॉन्ग। कह रहा है हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव यू बीन, सर ये भी गलत है। और ये कह रहा है हाउ मेनी लैंग्वेजेस विल, विल कहीं से नहीं आएगा, ये गलत है। अब यहाँ पे भाई बिंग दे रखा है, और बिंग तो तब आएगा ना जब यहाँ पे ING फॉर्म आना चाहिए था, यानी आपका राइट आंसर तो ये होगा, और ये ऑप्शन में ही नहीं है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो तब तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। तो फिर आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है। अगर इस क्वेश्चंस को बनाने का जो राइट तरीका है वो ये है, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप किसकी तरफ जाएंगे, तो फिर आपको जाना पड़ेगा डी की तरफ, डी की तरफ आपको चलना पड़ेगा, डी इसका राइट आंसर माना जाएगा। लेकिन ये इसका राइट आंसर है जो मैंने आपको बताया है, ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमने इसको फाइनली यहाँ पे डी ऑप्शन सेलेक्ट किया है। चलिए एक बहुत बड़ा सा आपके पास क्या आ गया, पैराग्राफ आ गया है, और ये है क्या, तो ये अरेंज द सेंटेंस, यानी आपको घबराना नहीं है, ये PQRS है, क्या है PQRS, ठीक है। तो इसको बताना है कि ये कौन सा आंसर आपका इसमें से सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए आप लोगों को मैं ज़्यादा नहीं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसको पढ़कर आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर आपका राइट होगा। चलिए फटाफट बताइएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका सही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ही पढ़ते हैं
कह रहा है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है फुल यूनियन बजट स्पीच आउटलाइन इंडियन प्लान टू बिकम एन इकोनॉमिक पावर हाउस और द विजन ऑफ ए विकसित भारत बाई 2047, यानी 2047 तक जो हमारा इनका जो विजन है वो क्या है, विकसित भारत का विजन है, विथ है कंटिन्यूड फोकस ऑन द 4 मेजर कैटेगरी, 4 मेजर कैटेगरी पे इन्होंने बात किया है, किस किस पे, पॉपुलेशन पे, डेट इज द पुअर, वुमेन, यूथ एंड ए फार्मर। इन 4 चीजों पे इन्होंने बात किया है, द पुअर पे, वुमेन पे, यूथ पे और फार्मर पे। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये क्या लिखा है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन फुल यूनियन बजट के बारे में दिया गया है, बड़ा प्यारा है। ए में ये हो गया, बी में कहां से चालू है, देयर से चालू है, देयर इज एन एम्फेसिस, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, लिखा है ओवरऑल एलोकेशन, ओवरऑल एलोकेशन फॉर चिल्ड्रेन, मतलब चिल्ड्रेन के लिए जो बजट पेश किया गया है वो इतना है, इतना करोड़ लिखा हुआ है, विच मार्क्स ए 5.5% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, मतलब जो पिछले साल से है वो इतना बढ़ाया गया है। ऑफ द चाइल्ड बजट इज एलोकेटेड टू एजुकेशन, यानी जो चाइल्ड का जो बजट है वो किसके लिए एलोकेट किया गया है, यानी एजुकेशन के लिए, यानी शिक्षा के लिए, ठीक है। ये कह रहा है कि ये शुरुआत किससे होगा, बस आपको ये पता चल जाए कि शुरुआत किससे होगा। तो देखो भैया यहाँ पर ए से है, ऑप्शन में ए से नहीं है, मतलब ए से शुरुआत नहीं होगा, किससे है, बी से है, सी से है और डी से है। सी से कितना है, 2 ऑप्शन है, तो हम लोग चलो इसमें क्या करते हैं, सी से चलते हैं, यानी सी से चालू करते हैं एक बार इसको। डी से इसमें देखते हैं, कह रहा है द ओवरऑल फिजिकल आउटले, और ये ओवरऑल एलोकेशन, यानी जो ओवरऑल एलोकेशन है चिल्ड्रन बजट का वो इतना करोड़ है, विच मार्क्स 5.5 इंक्रीज, जो पिछले साल से इतना बढ़ाया गया है 5.5%। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी, अगर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाए तो आपको क्या करना है कि आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलिएगा हमेशा ही, आप देखिएगा किस ऑप्शंस को ज्यादा बार रिपीट किया गया है, यानी सी को, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो सी से चालू होने वाला है। तो सी से चालू करते हैं, यानी आपका या तो आंसर बी होगा नहीं तो आंसर डी होगा, दोनों में से एक आंसर होगा। अब आपको देखना है सी के बाद ए आएगा या सी के बाद बी आएगा, तो देखते हैं पढ़ के। यहां तक पढ़ लिए एजुकेशन। अब ये कह रहा है इस सी के बाद मान लो हम ए पढ़े, कह रहा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर फुल यूनियन बजट स्पीच आउटलाइन इंडियन प्लान टू बिकम ए इकोनॉमिक पावर हाउस। तो यहां पर इसने देखिए सी के बाद क्या दिया है, बी दिया है, और यहाँ सी के बाद ए दिया है, तो देयर इज एन एम्फेसिस, कह रहा है कि इस चीज पर एम्फेसिस है। तो किस चीज पर एम्फेसिस है, यहाँ पर किस चीज पर एम्फेसिस डाला है, तो यूनियन बजट पे, यानी यहाँ पे जो बजट है जो सीतारमन ने पेश किया है उस पे डाला है, यानी ए के बाद बी आएगा, ये ध्यान रखना, ए के बाद बी आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर ओवरऑल इस क्वेश्चंस को देखा जाए तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टार्ट किससे होगा, सी से। ये बात हमें कैसे पता चला कि सी से ही चालू होगा, तो सर हमें इसलिए पता चला कि जो ओवरऑल एलोकेशन किया गया था चिल्ड्रेन के लिए, बजट के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, इसके बाद फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन का जो फुल यूनियन बजट आया उस पे इसने बात किया, और उसी पे इसने क्या किया, दबाव डाला, देयर इज एन एम्फेसिस इनके बजट के ऊपर। तो ए के बाद बी आएगा, ये ऑप्शन हमें मिल गया। ए के बाद बी वाला ऑप्शन कितना है सर, एक ही ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर दे रखा है, इसलिए हमारा बी राइट आंसर। तो जब भी आपके एग्जाम्स में इस तरह के बड़े बड़े पैराग्राफ मिल जाए और अगर आपको नहीं ऑप्शन समझ में आए तो माय डियर स्टूडेंट्स आप हमेशा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग PQRS के क्वेश्चंस को करिएगा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए आगे चलते हैं। चलिए ये आसान सवाल है, बताइए इसमें, आप लोग पढ़ के बताइए, तब तक हम आपके कमेंट को पढ़ रहे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट को माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट, अभी तक जय श्री श्याम आपने नहीं लिखा है, जय श्री श्याम लिख दीजिए। और इससे पहले अगर आपने 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स जाइए और आप 3 वीडियो देख लीजिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने अपने चैनल यानी इंग्लिश विद SK श्रवण सर के चैनल पे मैंने 12 घंटे का मैंने एक पूरा मैराथन क्लास डाला हुआ है वोकेब का, तो आप जाइए एंजॉय करिए उसको और अपने दोस्तों के बीच में उसे शेयर जरूर करिएगा भाई। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि द कस्टम ऑफिसर्स, भाई कस्टम्स ऑफिसर की बात कर रहा है। तो आपने जब नाउन टॉपिक पढ़ा होगा, अगर आपको याद है, अगर आपको याद है नाउन टॉपिक, तो एक मैंने वर्ड आपको पढ़ाया था बेटा, एक तो होता है कस्टम, याद आ रहा है कस्टम, और एक होता है बेटा कस्टम्स।
तो कस्टम्स का मतलब होता है आयकर और कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज। याद करिए एक वर्ड हमने आपको पढ़ाया था हेड क्वार्टर। तो हेड क्वार्टर नहीं होता, क्वार्टर माने 1/4 और क्वार्टर्स का मतलब होता है रहने का जगह। तो कह रहा है कि जो कस्टम ऑफिसर्स है उन्होंने क्या किया, सीज। तो ये वर्ड देखिए बेटा, सीज लिखा हुआ है। सीज का मतलब होता है जब्त करना, और एक होता है सीज, इसका मतलब होता है रोकना। ठीक है, क्या सीज किया, ए लार्ज क्वांटिटी, बहुत सारे क्वांटिटी में, ऑफ क्या भाई, दैट वॉज बींग स्मगल्ड इनटू द कंट्री हिडन इनसाइड कार्गो शिपमेंट। है ना, छुपा के लाया जा रहा था, कहाँ पे, कार्गो शिपमेंट के अंदर। पूछ रहा है वहां पे कौन सा वर्ड होगा, आर्टिफैक्ट होगा, कोमोडिटीज होगा, वैल्यूएबल होगा। तो देखिए सबसे पहला चीज आप ध्यान रखिए, वैल्यूएबल्स का मतलब क्या होता है, वैल्यूएबल्स का मतलब होता है संपत्ति यानी कीमती सामान। वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स किसको बोलते हैं, कीमती सामान को बोलते हैं। और कमोडिटीज का मतलब क्या होता है, यूजफुल प्रोडक्ट को कहा जाता है, यूजफुल प्रोडक्ट। इसके बाद आर्टिफैक्ट्स क्या है, आर्टिफैक्ट्स है ऐसा सामान जो प्राचीन समय में मिलता था, यानी एंशियंट ऑब्जेक्ट को कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एंशियंट ऑब्जेक्ट। चलिए अब ये क्या वर्ड लिखा गया है, कॉन्ट्राबैंड। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है ऐसा चीज जो आप गलत तरीके से आयात या निर्यात करते हैं। ठीक है, गलत तरीके से, इलीगल मैनर में करते हैं। और उस चीज को अगर आपको कस्टम ऑफिसर्स क्या करेगा, अगर आप कोई गलत तरीके से किसी चीज का आयात या निर्यात करेंगे तो उसे आपको सीज कर लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राबैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिएगा बेटा, कॉन्ट्राबैंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए चलो फ्रेंड, कॉन्ट्राबैंड लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे भैया। अगर आपको किसी पॉइंट में समझ में नहीं आए भाई तो प्लीज पूछते चलिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है और रियल में बहुत अच्छा पेपर बनाया गया है ये पेपर, और मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट को इस लेवल के क्वेश्चंस को जरूर टच करना चाहिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, ओहो ये क्या हुआ, तो यहाँ पे हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्या है क्वेश्चन, ये क्या पूछा है क्वेश्चंस के अंदर। कह रहा है कि, ठीक है, चलिए एक पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस दिए गए क्वेश्चंस को 4 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांट दिया गया है। और पूछा जा रहा है कि किस पार्ट में एरर है, इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, कौन सा पार्ट में एरर दिया गया है आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। कह रहा है कि ए रीजन बैटर्ड बाय वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट फॉर द ब्रूटल October 7 अटैक on Israel by Hamas last year uh, now holds its breath following the killing of Hassan Nasrallah, leader of the Sith militant group Hezbollah in Beirut in an Israeli airstrike. चलो कितना प्यारा क्वेश्चन है। बस आपको क्या कर रहा है भाई, ये क्वेश्चन आपको डरा रहा है, लेकिन डरना नहीं है जब हम आपके साथ हैं। क्यों नहीं डरना है वो बताइए। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप आंसर बताइएगा। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा कि चाइना ने अटैक किया, चाइना अटैक्ड, किसको अटैक किया, चाइना अटैक ऑन इंडिया। ठीक है, कब अटैक किया, 1962 में अटैक किया। चाइना अटैक ऑन इंडिया इन 1962, सबको पता है, अच्छी बात है। सर चाइना क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, अटैक क्या है बेटा, वर्ब है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, इंडिया क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का, इन क्या है, फिर से प्रीपोजिशन है, और 1962 क्या है, टाइम है। ठीक है, ये क्या दिया है सर, टाइम दिया है, कौन सा टाइम है, पास्ट टाइम है।
कौन सा वर्ब का यूज करेंगे आप? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कौन सा टेंस होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है। बिल्कुल सही लिखा है सर। गलत तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बिल्कुल गलत है। अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, नोट डाउन करो जल्दी से, मैं देख रहा हूं। अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, कभी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यानी अटैक के साथ हम कभी भी ऑन का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, यानी ये क्वेश्चंस में ऑन गलत है। तो भाई इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है, इसमें क्या है? तो आपको यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे अटैक है और अटैक के साथ ऑन, यानी ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अटैक के साथ ऑन का प्रयोग हम तब नहीं करते जब अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है? मैं बताता हूं। चाइना अटैक, चाइना ने अटैक किया। हुम, किस पर अटैक किया? आपका जवाब आएगा सर इंडिया पर अटैक किया। तो डायरेक्ट इंडिया लिख दो ना, बीच में ऑन लिखने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? ये जो ऑन है ये तो प्रीपोजिशन है, और जो अटैक है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। तो रटने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। तो क्वेश्चंस काफी आपका कैसा है भाई? क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चंस है, बस आपको इतना बड़ा क्वेश्चंस देकर कंफ्यूज करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या क्वेश्चन है इसमें? ओ माय गॉड, चलिए ये भी बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने। बड़ा क्वेश्चन है भाई, क्या है? PQRS के क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी, क्या राइट आंसर होगा इसका? चलिए देखिए, इस तरह के जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाए ना, तो आप हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ से चालू किया है? पी से चालू किया है। पी में क्या लिखा है? पायरेसी इन द रेड सी, ठीक है, पायरेसी इन द रेड सी। पी से चालू है इसमें? नहीं सर, तो हमें पी से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किससे चालू है भाई? क्यू से चालू है। क्यू और एस से, मतलब हम या तो क्यू से देखेंगे, नहीं तो एस से देखेंगे। चलिए, अब ये क्यू में क्या लिखा है? इट लिखा है। इट क्या होता है भाई? प्रोनाउन होता है। तो इट अगर प्रोनाउन है तो किसी नाउन के लिए आया होगा, यानी पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। ये बात आपको पता है कि पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है। पहले मोहन आएगा फिर ही आएगा, पहले रिया आएगी फिर सी आएगा, पहले स्टूडेंट्स आएगा फिर दे आएगा। तो भाई ये इट पहले कैसे आ गया? तो अब हमें एक मन में डाउट होने लगा कि सर एस से चेक कर लेते हैं। आइए एस से चेक करें। कह रहा है इन दिस एज ऑफ पोली क्राइसिस, कह रहा है कि इस एज में, पोली क्राइसिस के एज में, इटली और इंडिया का जो है शेयर कॉमन इंटरेस्ट, एक ही इंटरेस्ट था, ठीक है, बट लेकिन ऑल्सो ज्वाइंट चैलेंजेस इन द इंडो मेडिटेरियन सी। यानी सर एक बात तो तय है कि ये जो स्टार्ट होगा ना वो एस से चालू होगा। एस के कितने ऑप्शन है? दो, ए और डी। अब दो में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब हमें देखना है एस के बाद पी आएगा कि आर आएगा, तो दोनों पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन दिस एज, कौन से एज में? इस एज में, ठीक है, मेडिटेरियन सी। आगे क्या लिखा है? दिस रीजन, कह रहा है दिस रीजन इज वाइटल फॉर ग्लोबल ट्रेड, स्पेशली फॉर इटली विच रैंक 6th एमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स। ठीक है भाई, मेडिटेरियन सी की बात कर रहा है, फिर यहाँ पे ट्रेड की भी बात कर रहा है। तो एस के बाद यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन एक है आर और दूसरा है पी। पी भी पढ़ लेते हैं। लिखा है पायरेसी इन द रेड सी, द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा एंड लेबनान एंड द इफेक्ट्स, अरे भाई, ऑफ रसिया। अब आप एक चीज समझिए कि यहाँ पे इसमें किसकी बात कर रहा है? इटली और इंडिया की। इसमें भी किसकी बात कर रहा है? इटली की। तो यानी एस के साथ हम किसको जोड़ेंगे? सर आर को जोड़ेंगे। तो एस के साथ आर वाला ऑप्शन कितना है? एक, यानी डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, इट इज ऑल्सो क्रूशियल, यानी ये जो इट आया है वो किसके लिए आया है? वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के लिए आया है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एस आर क्यू पी, आपका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम पी क्यू आर एस, जब देखो छोटे छोटे आ जाए तब तो उसको कर लेना, पढ़ लेना, लेकिन इतने बड़े आए तो अगर आप पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो भैया टाइम चला जाएगा। टाइम को नहीं बर्बाद करना है, ध्यान रखिएगा, टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, किस चीज पे बेस्ड है? ओके,
बहुत बड़ा सवाल है ये, वेरी बिग क्वेश्चन। चलिए इसमें पहला दे रखा है, एक बार इसको पढ़ के बताते हैं। पहला दे रखा है इस क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट में इसको दे रखा है, ये भी PQRS के क्वेश्चन है। देखिए जी, किसके क्वेश्चन है? PQRS के। यानी पहला दे रखा है S1 और लास्ट में दे रखा है, यानी स्टार्टिंग दे रखा है और अंतिम का दे रखा है। आपसे बीच वाला पूछ रहा है कि इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। किससे स्टार्ट होगा, क्या ऑप्शन है इसके? चलिए, तो इसका ऑप्शन तो भाई सारा बी से ही चालू है। इसका मतलब कि सर ये बी से ही स्टार्ट होने वाला है, बी से चालू होगा। चलिए तो इसको करिए, कैसे करेंगे इसको, कौन सा आंसर इसका होगा? पढ़िए तो, स्क्रीन पे क्लियर क्लियर दिख रहा है आप सभी को? फटाफट पढ़ के बताइए, फटाफट पढ़ के मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए मैं आपको हेल्प करा देता हूँ थोड़ा सा। कह रहा है कि ऑन सितंबर 20, 2024 जस्टिस A.S. चंदुरकार ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट ब्रोक ए टाई that emanated out of a previously split verdict and deliver a ruling in defense of the right to free speech। ठीक है, अब ये कह रहा है किसके बारे में बात कर रहा है भाई? जस्टिस A.S. और चंदूरकर, इसके बारे में। इसी के लिए इसने क्या यूज किया है? ही का यूज किया है, यानी बी से चालू होगा। बहुत बढ़िया है। कह रहा है ही डिक्लेयर, किसने डिक्लेयर किया? मतलब ये इस इंसान ने डिक्लेयर किया है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अमेंडमेंट मेड टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके बाद रूल्स, इतना IT रूल्स लिखा हुआ है बी। अब यहाँ पर देखना है बी से चालू है, बी से चारों ऑप्शन है। अब कहना है कि बी के बाद ए आएगा या बी के बाद सी आएगा, ये करना है। तो बी के बाद ए या बी के बाद सी, बी के बाद ए या बी के बाद सी। कह रहा है ही डिक्लेयर, कह रहा है दिस लो, कौन सा लो? ये वाला लो। कह रहा है द प्रोविजन इन क्वेश्चन, रूल नंबर दिस दिस दिस। ठीक है, रूल ये वाला, कास्ट एंड ऑनरस ऑब्लिगेशंस ऑन इंटरमीडिएट कंपनीज दैट फैसिलिटेट द यूज ऑफ द रिंगिंग फ्रॉम आवर सर्विस प्रोवाइडर टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, कह रहा है दिस लो, ये वाला लो। कौन सा? ये वाला जो रूल है, दिस प्रोविजंस, जो ये प्रोविजन है। मतलब सी के बाद ए आएगा, सी के बाद ए वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर है। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एक ही ऑप्शन है जो डी है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चेक करिएगा प्लीज, चेक द क्वेश्चंस। वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा आसान सवाल आ गया आपके लिए, सभी के लिए। बताइए इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम्स, ईडियम्स आपको बताना है, ईडियम्स बताना है बेटा। आसान सवाल है, आसान सवाल है, बताइए। चलिए आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, आप देखिए इसको और हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताना है आप लोगों को, राइट आंसर इसका क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए मैं पढ़ के आपको बता दूं, थोड़ा सा हेल्प करा देता हूं। कह रहा है कि वेन, वेन का मतलब होता है जब। सारा, सारा किसी लड़की का नाम है, ज्वाइन किया। क्या ज्वाइन किया? द न्यू प्रोजेक्ट को जब उसने ज्वाइन किया, द न्यू प्रोजेक्ट टीम, सी डैश क्विकली ग्रेस्पिंग द रिक्वायरमेंट एंड डिलीवरिंग रिजल्ट विद इन द फर्स्ट वीक। जब सारा ने न्यू प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया अपने टीम के साथ, तो उसने क्या किया? तो उसने ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा ईडियम सही है। देखिए क्लैप द स्टिक का मतलब होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका मतलब तो ये हो जाएगा इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है हिट द ग्राउंड रनिंग। तो जब सारा ने कोई न्यू प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया तो उसने क्या किया कि न्यू एक्टिविटी, मतलब नए काम को उसने क्या किया? हिट किया। तो यहां पर आंसर जो होगा आपका हो जाएगा हिट द ग्राउंड रनिंग।
जैसे ही उसे न्यू प्रोजेक्ट मिला, जैसे ही उसे कोई नई चीजें सीखने को मिली, उसने तुरंत से उस पे अपना हिट कर दिया, हिट द ग्राउंड कर दिया, यानी उस पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स कर लिया। इसने यहाँ पे वर्ड यूज किया है ग्रेस्पिंग, मतलब उसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स कर लिया यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा। क्लेफ्ट स्टिक का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशंस, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत बार पेपर्स के अंदर आ चुका है। तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। चलिए आपको ये बताना है ये क्या आंसर होगा। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। आपको बताना है सेलेक्ट द वर्ड, मतलब आपको इसमें से वर्ड सेलेक्ट करने हैं कि ये जो लाइन लिखी गई है, जो अंडरलाइन जो वर्ड है, इसका सेम मीनिंग इसमें से किसका है, ये बताना है आपको फटाफट। चलिए आप पहले बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए आप लोग आंसर नहीं बताते हैं, व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स? आप लोग आंसर क्यों नहीं बताते हैं? वेरी वेरी हार्ड है क्वेश्चन, इंग्लिश हार्ड लग रहा है भाई। अगर हार्ड लग रहा है तो आपको सरकार डायरेक्ट कस्टम्स भी तो बनाएगी भैया, आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट भी तो बनेंगे, आप बड़े बड़े पोस्ट पे जाएंगे। कैसे जाएंगे? अगर सभी को आसान सवाल दे दिया जाए तब तो सभी लोग बन जाएंगे, है कि नहीं? तो कंपटीशन हाई होना चाहिए ना। कंपटीशन हाई होने के लिए क्वेश्चंस का लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अब बताइए इसमें से अब क्या क्या लिखा है, चलिए थोड़ा बहुत आप इसका हिंदी समझ लीजिए। पहला लिखा हुआ है फीचर। फीचर का मतलब क्या होता है? फीचर का मतलब होता है लक्षण, फीचर। पैरामीटर का मतलब होता है परिमाप। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। ट्रेट का मतलब होता है विशेषता, विशेषता। अब बता दीजिए आंसर क्या होगा, कमेंट में लिख के। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आपका आंसर देखेंगे हम। और गलत होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई? गलत होगा। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम टीचर हैं, अगर हम कुछ सिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम भी सीखते हैं। वी आर इन ए लर्निंग फेज। सो ये जो टीचिंग होता है ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमें सब कुछ आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, गलत आंसर बताएंगे तो ही अगर आप सीखेंगे। आप अगर डरेंगे, टेस्ट पेपर नहीं देंगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, तो फिर आप डायरेक्ट एग्जाम्स में कैसे सामना करेंगे बताइए? तो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑनेस्टी इज ए क्वालिटी, ऑनेस्टी एक क्वालिटी है दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर और पर्सनालिटी। जो तुम्हारी ऑनेस्टी है, तुम्हारी जो ईमानदारी है, वो तुम्हारी पर्सनालिटी को शो करता है, तुम्हारी विशेषता बताता है। तो माय डियर स्टूडेंट, कितना आसान क्वेश्चन है। बस आपको ये तो पता है ना, पैरामीटर ये तो आपने मैथ्स में कई बार पढ़ा होगा। एस्पेक्ट नहीं पढ़ा होगा आपने, फीचर तो पढ़ा होगा, लक्षण, है ना। ट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है आज का जो ये जो मॉक टेस्ट पेपर है ना, रियल में बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बहुत आसान सवाल है, बता नहीं है। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स द रिसेंट। कह रहा है इडियम्स पूछ रहा है, किसका इडियम्स पूछ रहा है भाई? किस चीज का पूछ रहा है? चलिए देखिए, पूछ रहा है कि ये जो वर्ड लिखा है ना, डिल्ट ए ब्लो। डिल्ट ए ब्लो का मतलब क्या होता है? तो डिल्ट ए ब्लो का मतलब होता है क्षति पहुंचाना। डिल्ट ए ब्लो का मतलब क्या होता है? किसी का नुकसान पहुंचाना। तो अब देखो इसमें कौन सा होगा? इंप्रूव करना नहीं, ऑफर करना नहीं, क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं, कोस्ट हार्म किसी का नुकसान पहुंचाना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए ये बताइए आपका क्या आंसर होगा। चलिए फटाफट बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी जल्दी बता देंगे, इसका आंसर बता दीजिए।
चलो नहीं बताओगे, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि जो दो पॉलिटिशियंस जो होते हैं, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो राजनेता वगैरह होते हैं, है ना, तो ये क्या करते हैं, स्कैंडल्स बिहेवियर, जो इनके स्कैंडल्स बिहेवियर्स होते हैं, थ्रिएटन टू डैश हिज अदरवाइज स्पॉटलेस रेपुटेशंस। रेपुटेशंस के मतलब होता है उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे बिहेवियर को शो करके, स्कैंडलस बिहेवियर को शो करके, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा आंसर होगा, मतलब उनकी छवि बिगाड़ने की बात कर रहा है भैया। बिगाड़ने की बात में प्यूरिफाई नहीं आ सकता है, गलत है। तो सर ये ऑप्शन में, ये तो आपका खत्म हो गया। अब आपके पास तीन ऑप्शन बचे हुए हैं, ए, सी और डी। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। मैंने आपको तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीन ऑप्शन है आपके पास। चलिए फटाफट बता दीजिए, फटाफट बताते हुए चलिए इसका राइट आंसर क्या होता है। छवि बिगाड़ने को इंग्लिश में टेंट कहते हैं, याद रखिएगा। छवि बिगाड़ने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, टेंट कहते हैं, ये याद रखेंगे। छवि बिगाड़ने को इंग्लिश में टेंट कहते हैं। तो यहाँ आपका टू लिखा है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, आंसर यहाँ हो जाएगा बेटा टेंट। टेंट का मतलब क्या होता है, छवि बिगाड़ना। चलिए अगला सवाल है, बताइए क्या क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बहुत प्यारा सा कंटेंट है ये। क्वेश्चन भले ही बहुत बड़ा हो भाई मेरे, दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा देख के कभी मत घबराना। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा आंसर उसका उतना ही छोटा होगा, ध्यान रखना। एक कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, नोट डाउन करिए, लिखिए अपने कॉपी में लिखिए। यदि आपके क्वेश्चन में ए नंबर ऑफ आता है, क्या आता है, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, तो इसके बाद नाउन प्लूरल होगा और साथ में वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में द नंबर ऑफ आता है तो इसके साथ नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन आपका वर्ब सिंगुलर होगा। अब इतने क्वेश्चन पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे। यहां पर लिखा हुआ है बेटा ए लार्ज नंबर ऑफ, तो ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल होता है, लेकिन आपका जो आगे वर्ब आएगा वो वर्ब आपका सिंगुलर होगा बेटा, सॉरी प्लूरल। तो ये जो इज लिखा गया है ये आपका क्या है, गलत है। इज की जगह आंसर आर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ए नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल होता है, और द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बड़ा आसान सवाल था, इसमें कहाँ गलती है, लिखा हुआ है ए लार्ज नंबर ऑफ लिखा है, तो आप देखिए इसमें किस ऑप्शंस में इसने यहाँ पर इज लिखा है, वहां पे आपको आर करना है। तो देखिए कहाँ है, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, इज, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, आर करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना दिया है, इससे स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए फाउंडेशन, यदि आप इस वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं फॉर एग्जांपल्स, और अगर आप बिगिनर है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि आप कहीं भी पढ़िए, पहले फाउंडेशंस कोर्स को अच्छी तरीके से टॉपिक वाइज चीज़ों को सीख लीजिए एक बार उसके बाद आप बढ़िया से मॉक टेस्ट पेपर देते रहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि कॉन्स्पिक्यूअस का एंटोनिम्स क्या होगा। कॉन्स्पिक्यूअस का एंटोनिम्स क्या होगा ये कह रहा है, चलिए ये बताना है आपको। चलिए बताइए, वेरी नाइस क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है कॉन्स्पिक्यूअस का क्या होगा, क्या होगा इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ही तो पूछ रहा है ना, बड़ा आसान सवाल है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा। सर ये सबसे पहले ओ यू एस लिखा हुआ है तो बेटा ये एडजेक्टिव है, ये तो बिल्कुल क्लियर कर लेना, क्या है, एडजेक्टिव है। तो एक चीज, एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव का आंसर एडजेक्टिव ही होगा इसमें, और इसने चारों ही एडजेक्टिव दे दिए हैं। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है किसी चीज को ध्यान देना, इजली नोटिस, किसी चीज को ध्यान देना, नोटिस करना किसी चीज को, नोटिस। अब ये लिखा है एट्रोसियस, भैया एट्रोसियस का मतलब होता है भयानक। ऑस्टर और केलस, केलस का मतलब होता है कोई चीज जो कठोर होती है। ऑस्टर का मतलब ये भी आपका होता है कठोर।
तो ये कह रहा है कि एंटोनिम्स बताओ, तो भैया किसी चीज का ध्यान देना का उल्टा होगा ध्यान नहीं देना, तो आंसर क्या हो जाएगा? अननोटिस। आसान सवाल था ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या पूछा है भाई। ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं है, सॉरी, कॉमन एरर का क्वेश्चन है आपका। बताइए क्या गलत है, क्या गलत है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए अब हमारे जो स्टूडेंट्स है वो क्या करेंगे कि एरर फाइंड आउट करने में लगे रहेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा ये क्या पूछा है कि हिज एग्रेशन, माय डियर स्टूडेंट, ये एग्रेशन का स्पेलिंग गलत है। एग्रेशन में AGGRESSION, एग्रेशन इस तरीके से लिखाया जाता है, देख लीजिए, AGG होता है और इसने A सिंगल G दिया हुआ है, यानी एरर किस पार्ट में? A पार्ट में है। इसीलिए मॉक टेस्ट लगाना भी बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये एरर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए क्या क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स पूछा है। किसका सिनोनिम्स पूछा है इसमें? इसमें सिनोनिम्स आपका पूछा हुआ है इस वर्ड का, प्लेटिट्यूड्स वर्ड का सिनोनिम्स पूछा है। क्या होता है बताइए। चलिए मैं एक दो मैं आपको बता देता हूँ। एनिग्मा का मतलब होता है बेटा, एनिग्मा, एनिग्मा मतलब होता है पहेली। चलिए एक वर्ड मैंने आपको बता दिया, एनिग्मा का मतलब क्या होता है? पहेली होता है, ठीक है। चलिए नहीं बताया अभी तक, चलिए किसी का कमेंट नहीं आया, कोई बात नहीं है। क्या लिखा हुआ है? बैनालिटी, बैनालिटी का मतलब होता है साधारण। क्या होता है? साधारण होता है, ठीक है। और इसका प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंक्लाइनेशन, इसको बोलते हैं प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं इंक्लाइनेशन, ठीक है। और इसका मतलब होता है घिसा पिटा, यानी इसको बोलते हैं साधारण, साधारण। तो अब सिनोनिम्स पूछ रहा है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, बैनालिटी आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? एंटोनिम्स पूछ रहा है आपसे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स पूछ रहा है भाई, एंटोनिम्स आपको बताना है। क्या लिखा हुआ है? एटेन्युएट, एटेन्युएट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, चलिए एटेन्युएट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, यानी डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज माने कम करना। अब आपको यहाँ पे पूछा है देखिए, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब आप सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है मजबूती। एग्जर्बेट का मतलब होता है किसी चीज को बिगाड़ना, बिगाड़ना। एक्सपांड मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। क्या आंसर होगा इसमें? विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैंने आपको हिंदी भी बता दिया, अब आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। चलिए फटाफट बता दीजिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट? डिक्रीज करना, कह रहा है कि किसी चीज को कम करना, डिक्रीज करना, हार्मफुल इफेक्ट को कम करना मतलब किसी चीज को सही करना। तो सही करने का उल्टा पूछ रहा है भैया, बिगाड़ना, एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। बताएंगे यहाँ पर क्या गलत है इस क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन। पढ़ के बताइएगा। बहुत प्यारा सीरीज मैंने लिया है आप लोगों के लिए, बहुत शानदार सीरीज है। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है कि द न्यू पॉलिसी, बहुत बढ़िया, कौन सी पॉलिसी? न्यू पॉलिसी, ठीक है। कह रहा है कि विल हैव ए क्या सिग्निफिकेंट इफेक्ट। सो भाई ये इफेक्ट गलत है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इफेक्ट होना चाहिए। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में आपका गलत है, इंस्टीड ऑफ राइटिंग ए यू हैव टू राइट हियर ई, इफेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए ये क्या पूछ रहा है?
कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज इज वन वर्ड। चलिए वन वर्ड का क्वेश्चन है भाई, वन वर्ड पूछ रहा है इसमें, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया है। क्या क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द फैक्ट, तथ्य और प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट फ्री, इसको याद कर लीजिए। फ्री, फ्री का मतलब होता है मुक्त करना, फ्रॉम किस चीज से, लीगल, वैध, सोशल और पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शंस, फ्रॉम सोशल और पॉलिटिकल रेस्ट्रिक्शन से आपको बिल्कुल मुक्त करना, इसको करना है मुक्त। मुक्त को हम क्या बोलेंगे इसमें, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा याद रखिएगा, इमांसिपेशन, इमांसिपेशन। इसको यहां लिख लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में सेट फ्री आए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इमांसिपेशन, यानी मुक्त करना या बरी करना। 2020 का जमाना है, फास्ट चलना है, धीरे नहीं चलना है मेरे भाई, ध्यान रखना, धीरे नहीं चलना। क्वेश्चंस देखा, क्वेश्चन खत्म किया। चलिए अब हम लोग आ गए हैं कहाँ सर, यहाँ आ गए हैं। क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, क्लोज टेस्ट है। ये क्या है बेटा, क्लोज टेस्ट। चलिए पढ़ के देखते हैं। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग पैसेज, दिए गए पैसेज में सम वर्ड्स, कुछ शब्द, बीन डिलीटेड, कुछ शब्द को हटा दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को आप अच्छे से पढ़िए, एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द इच ब्लैंक्स। यानी बेटा ये क्लोज टेस्ट है और ये आपके पेपर में 99% नहीं 100% पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, एनीवन, एनीवन लिखा है मतलब कोई भी। कह रहा है कि टू गिव एविडेंस, सबूत को देने के लिए बुलाया जाएगा, कहाँ पे, इन ए कोर्ट में, ऑफ लॉ, इज रिक्वायर्ड, जरूरत है, टू टेक एन ऑथ, ठीक है, टू टेक एन ऑथ। और यहाँ पे क्या दिया है, ऑथ से पहले यहाँ पे क्या है बेटा, एन ऑथ है। टू स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलने के लिए, ऑथ का मतलब होता है शपथ। कह रहा है कि द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, ठीक है। कह रहा है कि फिर से यहाँ पे ओथ आ गया। अब एक चीज और आपको मैं यही बता दूं, बहुत बढ़िया सी बात, अगर किसी भी दो नाउन का एक साथ प्रयोग होता है तो पहले वाले नाउन के साथ हम इनडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, वहीं दूसरे वाले नाउन के साथ हम डेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, ये किताब बहुत यूजफुल है, द बुक इज वेरी यूजफुल, तो पहली बार हमने ए लगाया, दूसरी बात हमने उसमें द लगाया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसने ओथ से पहले ए लगाया हुआ है और ये ओथ दोबारा दिया है, तो बिना ऑप्शन देखे हुए भी अगर यहाँ आर्टिकल पूछ रहा है तो सीधा आंसर हम क्या लगाएंगे, द ओथ लगाएंगे। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है द ओथ इज नेसेसरी बिकॉज हाफ ट्रूथ, जो आधा सत्य होता है, कैन बी मोर, आगे देन लिया है, मतलब यहाँ पे कॉम्पेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है। द होल ट्रूथ, सिमिलरली स्पीकिंग anything more than the whole truth can also lead to dire consequences. A classic example of how truth can be a mispresented is seen in the circumstance that, उसके बाद, the killing of Guru द्रोणाचार्य in the महाभारत। ये क्वेश्चन है और ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ये आपको बताना है। चलिए क्या होगा आंसर, सबूत के लिए किसी को बुलाया जाए मतलब किसी जरूरत काम के लिए, किसी भी इंपॉर्टेंस काम के लिए अगर किसी को बुलाया जाता है तो उसका जो फ्रेजल वर्ब बनता है वो होता है कॉल्ड अपॉन। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉल्ड अपॉन का मतलब होता है किसी जरूरी काम के लिए आपको बुलाना, आवश्यकता वाले काम के लिए, इंपॉर्टेंस काम के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका कॉल्ड अपॉन हो जाएगा आपका राइट आंसर, कॉल्ड अपॉन, एनीवन कॉल्ड अपॉन, कॉल्ड अपॉन। यहाँ पे एक लिखा है कॉल इन, कॉल इन का मतलब होता है किसी काम करने के लिए बुलाना, किसी को काम के लिए बुलाना, ठीक है, काम करने के लिए बुलाना कॉल इन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉल टू यहाँ पे गलत है, कॉल्ड फॉर होता है, कॉल्ड फॉर, किसी चीज के लिए आपको बुला रहे हैं, कॉल्ड फॉर, है ना। तो यहाँ पे किसी इंपॉर्टेंस काम के लिए बुलाने के लिए क्या लिखेंगे, कॉल्ड अपॉन। यहाँ पर हमने ओथ का आपको बता दिया, सीधा ट्रिक्स, सीधा आपको ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, आंख बंद करके दा लगाइए, आंसर सही हो जाएगा। अब अगर बोलोगे सर अगर ऑप्शन में ये नहीं रहा तो भैया नहीं रहा तो देख लेना एक बार। आगे देखिए 24 नंबर क्या लिख रखा है,
कह रहा है कैन बी मोर, कैन बी मोर, तो मोर क्या यहाँ पे लिखा है मोर, लीड होगा, मिसलीडिंग होगा, लीडिंग होगा या मिसलीड होगा। तो कह रहा है कि बिकॉज हाफ ट्रूथ कैन बी, जो हाफ ट्रूथ है कैन बी मोर मिसलीडिंग, जो लोग आधा सच बोलते हैं वो ज्यादा क्या होता है, मिसलीडिंग होता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा 99 में, वो आपका आंसर हो जाएगा मिसलीडिंग। और लास्ट ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ ट्रूथ कैन बी misrepresented is seen in the circumstance that dash the killing of, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, that के बाद lead to, that के बाद led to, leads to, क्या हो जाएगा leading to, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट कमेंट में लिखकर बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन गाइस। अंत है लेकिन अंतिम नहीं है। इससे पहले कि हम अपने वीडियो को अंत करें, आप सभी लोग जयकारा एक बार लगा दीजिएगा, बोले बाबा श्याम की जय, बालाजी महाराज की जय हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट आंसर है माय डियर स्टूडेंट, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, और ये होगा डेट लेड टू द किलिंग ऑफ गुरु द्रोणाचार्य, यहाँ हो जाएगा लेड टू। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, मिलेंगे अगले क्लास अगले मॉक टेस्ट पेपर में। यदि आप लोगों ने कुछ इस वीडियो से सीखा है, समझा है, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। थैंक्स।